हमारा इस यूनिट नंबर 1 में जो टॉपिक चल रहे थे पीडीए के बारे में बातचीत चल रहे थे, डेटा विजुअलाइजेशन में चल रहे थे। तो डायमेंशनल की रिडक्शन, विजुअलाइजेशन दैट ऑल आर ऑलरेडी बीइंग डन एंड someone so now we are having a next target to understand the PCA, principal component analysis, and let's understand how it is helping to the exploratory data analysis for this purpose. So let's have a discussion on that. Meanwhile, if anything is in back you wish to ask, you can ask to me. So I suppose my voice is clear, audible? Yes, sir. Fine, fine. Thank you so much. So let's begin with PCA analysis. ये आपके यूनिट नंबर 2 का ही एक सेकंड पार्ट है जिस पर हम डिस्कशन करने जाएंगे। ईडीए एनालिसिस का ही हिस्सा है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में ही पीसीए है। और यदि आप लोगों को याद हो तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। ये जब हम आपको ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी पढ़ा रहे थे मशीन लर्निंग की, तो उसमें बताया गया था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की जाती है, पीसीए एनालिसिस की जाती है। तो पीसीए एनालिसिस को यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस। सो इट इज अ प्रोसीजर टू कन्वर्ट a set of observation of possibly correlation variable into a set of values of linearly uncorrelated variables। मतलब प्रिंसिपल को अगर आपको डिफाइन करना हो, कोई आपसे कहता है कि इसको डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन करने में आपने सिंपली यही बताना है कि इट इज कंपोनेंट एनालिसिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल प्रोसेस। एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, क्या कन्वर्ट करते हैं, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉसिबली कोरिलेटेड वेरिएबल्स इनटू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लीनियरली अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स। मतलब हम इनमें कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास जो बेसिकली कंपोनेंट क्रिएटेड है, इकट्ठे हैं, उन कंपोनेंट्स पर हम जब काम करते हैं तो वो आपस में कोरिलेटेड हो सकते हैं। तो उन कोरिलेटेड को सेग्रीगेट करके हम उनको ले लेते हैं जो हमारे यूनिक वन होते हैं। तो यूनिक वन में हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो हमारे यूनिक वन होते हैं दैट वी टेक अप, उनको हम लेते हैं एंड हाउ वी डू इट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, कैसे किया जाता है। रीजन ये होता है कि डेटा जो हमारे पास बहुत ज्यादा वाइड होता है, तो उन वाइड डेटा में से हम केवल उन यूनिक फीचर्स को निकाल लेते हैं जिनका आपस में कोरिलेशन हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको सपोज कीजिए किसी जगह पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं, तो उन लिविंग में से आपको ये सर्च करना है कि यहाँ पे ह्यूमंस कितने हैं। तो जब आप उनको ह्यूमंस को सर्च करने जाएंगे तो अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप बात करेंगे तो सबके पास आंखें हैं, सबके पास कान भी मिलेंगे, मतलब एनिमल्स भी वहाँ अवेलेबल हैं। तो अब आप ह्यूमंस को लेने जाएंगे तो ह्यूमंस को ये सब कोरिलेटेड फीचर्स हो गए कि आईज मेरे पास भी है और थोड़ी बहुत डिफरेंट आईज किसी एनिमल के पास में भी है। मतलब वही आईज आपको काऊ के पास नहीं मिल जाएंगी, हॉर्स में मिल जाएंगी, मंकी में ही मिल जाएंगी। तो ये कैसे रिलेटेड फीचर्स हो गए, कोरिलेटेड फीचर्स हो गए। इन कोरिलेटेड फीचर्स में से मेरा टारगेट है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में कि हमें यूनिक फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन यूनिक फीचर्स के बेसिक्स पर हम यहाँ पर डेटा सेट तैयार करेंगे और उस डेटा सेट से मैच कराएंगे कि ये हमारा बेसिक कंपोनेंट यूजफुल है या नहीं। दैट्स व्हाट। तो यूज ऑफ पीसीए, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंटररिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन डेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या किया जा रहा है। इसमें यूज किया जा रहा है इंटररिलेशन, तो आपस में रिलेशंस होते हैं डेटास के बीच में, उनके बीच को आइडेंटिफाई किया जाता है। इट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज द डेटा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हम यूज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डेटा को और उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसको इस फॉर्म में लेके आते हैं जिससे वो इजीली रीडेबल हो जाए, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ये हमारा यहाँ पर टारगेट है। द नंबर ऑफ वेरिएबल इज डिक्रीजिंग व्हिच मेक्स फर्दर एनालिसिस सिंपलर। बहुत सारे अननेसेसरी फालतू के कंपोनेंट्स को अगर आप हटा देते हैं तो मशीन के लिए उन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना ही नहीं होता, मशीन उन पॉइंट्स को देखती ही नहीं है। तो जब मशीन उन पॉइंट्स को देखती ही नहीं है, दैट मीन्स क्या होता है, उन पॉइंट्स को ना देखने की वजह से यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि अब मशीन को फोकस करना है लेस सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स ऑफ डेटा, डेटा के कम सिग्निफिकेंट वेरिएबल पर काम करना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपको ह्यूमंस के फीचर में बात करनी है, तो ह्यूमंस के फीचर्स में अगर आपने निकाल लिया कि वो लोग जो बोल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो ह्यूमंस है, तो कितना सिंपल हो गया। आपने बाकी सारी फीचर्स को हटा दिया, बाल हटा दिए, आंख हटा दी, नाक हटा दी, कान हटा दिए। एक बोलने वाली चीज अगर आपने कह दिया प्लीज सब लोग बोलिए, हमें पता चल जाएगा इस कमरे में कितने ह्यूमंस हैं। दैट्स इट। एक अंधेरे कमरे में आप खड़े हुए हैं, उसमें कुछ एनिमल्स भी हैं, कुछ ह्यूमंस भी, और आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने ह्यूमंस आपके अवेलेबल हैं। तो उनकी अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए आप यहाँ पर ये सिर्फ कह दीजिए कि सभी लोग बोलिए, अपना अपना नाम बोलिए।
तो आपने केवल एक फीचर पिकअप कर लिया और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर यू आर इजीली able to identify that how many number of humans are there in the room. तो ये एक क्या हो गया, ये आपने अपने डेटा को सिंपल बना दिया, फोकस कर दिया ये। अब उनमें से कोई ह्यूमन है जो बोल नहीं पाता करके आवाज कर रहा है, तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड की आवाज किसी दूसरी से सिमिलर तो नहीं है। तो दैट इज व्हाट द टारगेट टू अंडरस्टैंड दिस। इट्स ऑफन यूज्ड टू विजुअलाइज द जेनेटिक डिस्टेंस एंड रिलेटेडनेस बिटवीन द पॉपुलेशन। चीजों के बीच में रिलेशनशिप निकालने में मदद करता है। अब नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीसी एनालिसिस। जब हम पीसी एनालिसिस करने जाते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, देखिए स्टेप बाइज हम लोग चल रहे हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बाद में फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बाद में इसके क्या यूजेस हैं। जब इसके यूजेस पढ़ लेते हैं तो हम इसको क्यों करना चाहते हैं। तो अब प्रिंसिपल के इसके अपने खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, सर्टेन ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है? इट इज बेसिकली अ नॉन डिपेंडेंट प्रोसीजर in which it reduces the attribute space from a large number of variables to small number of factors. बहुत सारे वेरिएबल्स अगर किसी डेटा के अंदर प्रेजेंट हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस करके कम वेरिएबल में लाना ही अपने आप में क्या है, दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस नॉन डिपेंडेंट प्रोसीजर फॉर कंपनी। पीसीए इज बेसिकली अ डायमेंशन। PCA is basically a dimension reduction process, but there is no guarantee that the dimension is interpretable. दूसरा तरीका होता है कि इसकी डायमेंशंस को, मतलब आप हाउ मेनी डायमेंशन यू आर थिंकिंग फॉर अ डेटा, डेटा के बारे में कितनी तरह की डायमेंशंस के बारे में आप सोच रहे हैं। जैसे मैं सिर्फ शर्ट खरीदने जा रहा हूँ, वन डायमेंशन, मुझे शर्ट परचेज करनी है, ट्राउजर नहीं करना, तो ये वन डायमेंशन हो गई। लेकिन अगर मुझे शर्ट परचेज करते वक्त ये देखना है कि शर्ट के साथ साथ मुझे शर्ट को येलो कलर का परचेज करना है, तो दिस इज द सेकंड डायमेंशन ऑफ परचेजिंग अ शर्ट। फिर मुझे हाफ शर्ट करनी है तो दिस इज द थर्ड डायमेंशन फॉर अ शर्ट। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ द डायमेंशन कैन बी इंक्रीज फॉर अ सर्टेन शर्ट। अब आप अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग फीचर्स लेते जाएंगे, अलग अलग आपकी चॉइसेस बनती जाएंगी। बटन टाइप भी आप उसमें लगा सकते हैं, पॉकेट स्टाइल लगा सकते हैं, हाफ स्लीव, फुल स्लीव, कॉलर स्टाइल, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो दैट इज व्हाट द पीसीए का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम आइडेंटिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप डायमेंशन रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं, खुद से करते हैं कोशिश। The main task in this PCA is to select the subset of a variable from a larger set to based on which original variable have the highest correlation with the principal. अब जिनके बीच में अपने आप में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है, कंपोनेंट रिलेशनशिप है, आप कंपोनेंट रिलेशनशिप को आप अवॉइड करते हैं और उनको अवॉइड करने के बाद में यू ओनली गो विद द मेजर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट्स पर ही आप जाते हैं। ये आपको स्पेशल बेनिफिट मिलता है। आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स, पीसी एनालिसिस से एक और बहुत बड़ा फायदा मिलता है, तो आपको पैटर्न पता करें। पीसी कैन हेल्प आइडेंटिफाई द पैटर्न रिलेशन बिटवीन अ वेरिएबल दैट मे नॉट बी हैपनिंग इन द ओरिजिनल डेटा। By reducing the dimensionality of the data, PC can reveal the underlying structure that can be useful in the understanding or interpreting the data. जैसे बहुत सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आते ही आता है। तो अगर आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है, सपोज कीजिए ऐसा आप अपने साथ भी करते हैं, मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपने एक्सेल का शीट बनाया और आपको लगता है एक्सेल की शीट में बहुत सारे कॉलम्स बढ़ते आ रहे हैं और पूरी की पूरी एक्सेल शीट में जो मेन कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है क्वेश्चन मार्क का। तो व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए आपने लिखा हाउ आर यू और नेक्स्ट कॉलम में है क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, तो मुझे इन क्वेश्चन मार्क्स की क्या जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिड्यूस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलम को। आप कह सकते हैं डू नॉट नीड दिस कॉलम। इससे आप क्या कर सकते हैं कि इसके पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चन मार्क के पैटर्न है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली डिसाइड दिस वन। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब भी आप जाते हैं प्रेडिक्शन थ्योरी के अंदर, तो उन सेंटेंसेस के इनिशियल पार्ट से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फर्दर आप सेंटेंस का क्या मतलब होगा। जैसे कहीं पे लिखा है HELL, अब HELL जो लिखा हुआ बहुत जगह पैटर्न में HELL आ रहा है, तो लास्ट में अगर O है तो O से समझ में आ गया कि दिस कैन बी हेलो वर्ड। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न डेटा के अंदर मिलते हैं। जैसे कोई 2 का टेबल है, अब 2 का टेबल है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अब 2 है ना। तो ये जो 2 के टेबल जो है, इस टेबल में क्या किया जाता है, इस टेबल के अंदर आप पैटर्न डिसाइड कर सकते हैं। तो रादर देन राइटिंग अ कंप्लीट टेबल यू कैन इजीली पुट एन पावर ऑफ 2, तो आप पावर 2 पुट कर सकते हैं इसको। दैट्स वन थिंग।
Data compression. PCA can be used to compress large data set by reducing the number of variables needed to present the data while retaining as much information as this. और हाँ, आइडेंटिफाई कर लिया पैटर्न, और आइडेंटिफाई करने के साथ में फीचर का एक्सप्रेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पीसीए एनालिसिस जब आप कर रहे होते हो तो करते वक्त आप फीचर के एक्सट्रैक्शन भी करते हो, मतलब आप ये निकाल लेते हो कि इनमें से मेरा कौन सा फीचर वैल्यूएबल है। जैसे सपोज कीजिए अब मैं 2 का टेबल अगर लिखता हूँ तो 2 के टेबल में फॉर एन एग्जांपल क्या फीचर है, क्या फीचर हो सकता है 2 के टेबल में? टू के टेबल में एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ पैटर्न बना हुआ फीचर ये है कि सारे नंबर्स जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक के जितने भी हमारे नंबर आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे सभी के सभी 2 के मल्टीपल हैं। तो फीचर ये आ गया कि नंबर कोई सा भी क्यों ना हो, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ये फीचर निकाल लीजिए। Now you can easily create a table of 2. Similarly, the table of 3 can be created by the feature that 3 it can be multiplied by the 3. तो आप बजाय पूरा डेटा सब्स्टिट्यूट करने के, अब जैसे आप अपने दिमाग में आप किसी भी नंबर की टेबल आप याद नहीं रखते, अब आप क्या करते हैं, आपको ये पता है मुझे तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में आइडिया है, और जब मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करूंगा तो इसका मतलब मुझे मुझे पता है ये चीज की कहाँ पर ये किस नंबर से मल्टीप्लाई होना है। So rather than you remembering all the table of 17, 18, 21, 25, what do you do? आप अपने दिमाग में एक स्पेशल फीचर रखते हैं कि अगर मुझे 25 का टेबल चाहिए तो I can easily multiply any number with the 25. So 25 is 1 jar, 25, 25 to the 50, 75, 100. What I'm doing? I did not remember. मैंने कभी याद नहीं किया था, but I have a feature कि मुझे 25 को से ही हर बार मल्टीप्लाई करना है इंटीजर्स को। I'm able to do that. इसको आराम से कर पाता हूँ। डेटा कंप्रेशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि हम यहाँ पर डेटा कंप्रेशन कर सकते हैं। अब डेटा कंप्रेशन जो करने जा रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें अननेसेसरी जब ये डेटा कंप्रेशन का भी तरीका, फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए, फालतू डेटा रोक दिया, दैट कम्स विद डेटा कंप्रेशन। नॉइज रिडक्शन, पीसी कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस द नॉइज इन डेटा सेट बाय आइडेंटिफाई एंड रिमेनिंग द प्रिंसिपल। भाई डेटा कंप्रेशन भी वही चीज हो गई, आपने फीचर को एक्सट्रैक्ट किया, जो यूजलेस डेटा है उसको आपने रोक दिया। So PCA can be used to compress large data set by reducing the number of variables needed to represent the data while retaining as much information as possible. Noise reduction. आप noise reduction कर सकते हैं। PCA can be used to reduce the noise in data set by identifying and removing the principal component that's corresponding to the noisy part of a data. Noise का मतलब क्या होता है? देखिए किसी भी डेटा सेट के अंदर मेन डेटा सेट में मेन डेटा तो आपके पास में है, अब उस मेन डेटा सेट में से भी आपने इंपॉर्टेंट पार्ट निकाला। जैसे सपोज कीजिए आपने किसी को अपनी हेल्प को सामान लेने शॉप पे भेज दिया, एंड एट अ सर्टेन मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपको केवल पीनी थी कॉफी। आपने तो पूरा ग्रोसरी लेने भेज दिया लेकिन आपको कॉफी पीना था। तो जब आपका हेल्प या आपका जो भी पर्सन है वो आपका जब सामान लेके वापस आएगा, देन व्हाट हैपेंस, उस टाइम पे जब आपका सामान वापस लेके आएगा तो पूरे के पूरे पैकेट में से यू आर ओनली ट्राइंग टू पिक अप योर कॉफी पाउच। कोई कॉफी का शीशी लाए हो नहीं लाए हो, अगर आपको कॉफी के साथ स्पेसिफिक शुगर चाहिए, वो ब्लैक ब्राउन शुगर चाहिए तो ब्राउन शुगर लाए हो नहीं लाए हो। तो अमंग ऑल दैट यू आर ओनली फाइंडिंग आउट द प्रिंसिपल कंपोनेंट, आपने प्रिंसिपल कंपोनेंट लिया। अब उसके बाद में पूरे पैकेट के अंदर आपने कहा इस पैकेट को ठीक है संभाल के रख दो, बाद में देखेंगे जिस क्या काम कर। उसने कहा साहब मैं गया था अपने लिए, मैं भी अपने लिए 2 सामान ले आया था, ठीक है हटाओ यार सामान को अपने पास। So that particular thing is nothing but an important part of this. Just hold for a while and taking one call. बताएं सर, मैं बस ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ इनफैक्ट, इससे फ्री होते आप तो इमरजेंसी अर्जेंट पूछ लो सर से, सर ऑनलाइन क्लास में है, रिकॉर्डिंग में है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल में मैंने आपको बोला था कि सपोज कीजिए एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ ह्यूमंस भी हैं, कुछ एनिमल्स भी हैं और कुछ और डिफरेंट टाइप की चीजें भी हैं। अब मुझे सिर्फ उस अंधेरे कमरे के अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने ह्यूमंस हैं। तो मैं एल्गोरिथम को क्या करूंगा, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट पकड़ लेता हूँ। अब देखने की कोशिश करेंगे, ह्यूमंस को टच कर करके देखेंगे तो हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, मंकी भी हो और कोई आदमी भी हो, ठीक है। तो मंकी के सिर पे भी हाथ रखा, आदमी के सिर पे भी हाथ रखा,
दोनों सिचुएशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो रादर देन उन दोनों का प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट है उनका साउंड, उनका वॉइस। तो मैं एक ही जगह पे चुपचाप बैठ के बोलूंगा कि चलो अपना अपना नाम बोलो सब लोग, तो उस अंधेरे कमरे में यदि ये लोग अपना नाम बोलेंगे, माई नेम इज पंकज, आई एम इजिली एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज अ ह्यूमन। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट में मैंने प्रिंसिपल फीचर क्या पकड़ लिया कि उनका प्रिंसिपल फीचर इन सब में सबसे डिस्टिंग्विश क्या है, डिस्टिंग्विश करता है उनका नाम। तो अब अगर उनके साउंड को मैं एज अ डेटा ले लूं तो मैं ये बता सकता हूँ कि कमरे के अंदर कितने हैं, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो। दैट्स इट। तो ऐसे ही हम जब डेटा लाते हैं तो जो हमारा टारगेट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। और ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस होती पाइथन से है। पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं, डेटा लिखते हैं, डेटा का स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट टाइप का, फिर उसमें डेटा को हटाने का कार्यक्रम करते हैं, डिलीट करना, लगाना, ऐड करना, रिप्लेस करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने आपको लिस्ट बनाना सिखाया था, अब लिस्ट का कोई भी कंपोनेंट हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हम कर क्या रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं, डायमेंशनलिटी रिडक्शन ही तो कर रहे हैं। भाई लास्ट के 10 कॉलम हमने जीरो कर दिए, हमने डायमेंशनलिटी रिडक्शन कर दिया। एक स्टेप यहाँ का आगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यही पढ़ रहे हैं, यहाँ तो हम यही पढ़ रहे हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कर क्या रही है। तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है उस टारगेट में यही है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर पीसी में हम यही चीज यहाँ पे यूज करते हैं। डेटा कंप्रेशन पीसी कैन बी यूज्ड टू कंप्रेस लार्ज डेटा सेट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल नीडेड टू बी प्रेजेंट इन डेटा। नॉइज रिडक्शन, नॉइज रिडक्शन का काम होता है कि जो भी अननेसेसरी हमारा फालतू टाइप का डेटा है, किसी भी तरीके का वेस्ट ऑफ डेटा है, वो वेस्ट ऑफ डेटा को हम क्या करते हैं यहाँ पर हटा देते हैं, मतलब बिल्कुल जो काम का नहीं है, जिसका कोई रेफरेंस ही नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मुझे लोगों को जॉब पे रखना है। अब मुझे लोगों को जॉब पे रखना है तो किसी ने मुझे डेटा दे दिया बहुत सारे एस्पायरेंट्स का जो जॉब करना चाहते हैं। अब उन एस्पायरेंट्स के डेटा में था उनकी फूड चॉइस भी थी, ध्यान से समझिएगा। मुझे उनको जॉब पे रखना है, यहाँ पे टीचर की फॉर्म में रखना है, लेकिन क्या हुआ वहां पर मुझे उनका जो डेटा आया उस डेटा में उनकी फूड चॉइस भी आ गई, मतलब उनकी सारी चीजें, कहाँ से क्वालिफिकेशन है, क्या किया हुआ है, क्या एज ग्रुप है, मैरिड है नहीं मैरिड है, प्लेइंग हॉबीज क्या है, प्लेइंग हॉबीज के बारे में, वैसी अदर हॉबीज क्या है, स्टडीज का क्या है, रिसर्च क्या है, सब कुछ आ गया। लेकिन सबके साथ में एक कंपोनेंट और आया, उनकी फूड हैबिट्स, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट किया गया था तो उसमें एक कंपोनेंट भी था। अब फूड हैबिट जो है वो मेरे लिए क्या हो गई, मेरे लिए एज अ टीचर तो बेसिकली ठीक है यार, कुछ भी खाता हो बंदा, मुझे तो अपने पढ़ाने से मतलब है, तो ये मेरे लिए एक नॉइज हो गया। लेकिन अगर यही रिक्रूटमेंट किसी आश्रम के लिए हो रहे हैं, तो आश्रम के लिए फूड हैबिट वाला जो, ये आश्रम में कोई टीचर रखना है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल जगह होती है ना जहाँ पर ये सब यूज किया जाता है। तो जब आश्रम में कोई टीचर यूज करना है तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम ये करेंगे कोशिश कि यहाँ पर ये फूड वाली लाइन भी जो है वो हमारे काम की है, ये भी हमारा एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा, वी कैन नॉट रिड्यूस इट। कि भाई खाता पीता क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ नॉनवेज वॉनवेज खाता हो तो मेरे आश्रम में बच्चों के लिए संस्कार अच्छे नहीं आएंगे, या ड्रिंक करते हो तो संस्कार अच्छे, स्मोक करते हो तो संस्कार अच्छे नहीं आएंगे। तो एक आश्रम वाला जब सोचेगा तो वो सारी चीजों को सोच के आगे बढ़ेगा। ऐसा नेक्स्ट पार्ट होता है कि हम पीसीए से उन चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। तो दैट इज सर अनदर। एक बात और पूछना चाह रहे थे। पूछिए। सर जैसे इसमें ईडीए में लिखा है लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो हाँ, वो मतलब क्या, कौन सी लीनियर अलजेब्रा, उसमें क्या आएगा, किस चीज का पार्ट आएगा? ये यूनिट नंबर 3 में। सेकंड में है ना सर, लीनियर मतलब प्लॉटिंग फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, अच्छा लीनियर ये, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक 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 ठीक। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में दे दूंगा कि ये हमने एक्चुअली इसीलिए डाला हुआ है, ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है कि अगर कोई आपसे इस पर लाइक होता है ना रैपिड फायर क्वेश्चंस अगर ये पूछता है तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको हमेशा पता होने चाहिए। सो आई विल गिव यू ईडी एनालिसिस क्वेश्चंस की, ईडी एनालिसिस क्या होती है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, नल नल करने के लिए क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ये नाउ कमिंग ऑन द पॉइंट ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। तो जैसे आपको याद हो मैंने आपको जो पूरा ईडी एनालिसिस के स्टेप्स बताए थे, तो उन ईडी एनालिसिस के स्टेप में जो भी हम प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए किसी को आप रिड्यूस कर रहे हो, नल कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैं लीनियर एग्जाम्पल, ये जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, जिनका जो प्रोसेस है, जो आपने मैंने आपको पाइथन फाइल बनवाई है पिछली बार जो बनवा के लिए आइरिस डेटा पे जो काम करा है, सपोज कीजिए किसी कॉलम में आपने कॉलम की वैल्यूज को नल करना है। अब कॉलम की वैल्यूज को नल करने के लिए आपने क्या किया, आपने लिखा ए आई, मतलब इस कॉलम का नंबर लिखा। देखो इसमें अगर मुझे व्हाइट बोर्ड मिल जाए तो मैं यूज करूँ, हाँ मिल गया।
अब जैसे सपोज कीजिए कोई कॉलम है, तो आपने लिखा ये, सपोज कीजिए ये नंबर ए आई, मतलब ए कॉलम की आई वैल्यू में जितनी भी वैल्यू है वो हो गई 0। तो ये मैंने क्या यूज किया, ये मैंने एक एक्सप्रेशन यूज किया। इस एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा। मैं आपके लिए गूगल कोलैब ओपन कर देता हूँ, और गूगल कोलैब में मैं अपनी जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो सारी फाइल दिखाता हूँ, वही सारी की सारी आपकी इसकी लीनियर अलजेब्रा। जैसे जब आप किसी चीज को यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से लॉज लग जाते हैं, जस्ट सोल्व फॉर्मूला। कोलैब नोटबुक, जैसे ये ईडी एनालिसिस वाला मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, आई एम ओपनिंग। तो जो भी एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये फॉर एन एग्जाम्पल, अब ये देखिए जहां पर जो हमने फंक्शन यूज किया डीएफ डॉट डिस्क्राइब, अगर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसको फॉर्मुलेशन यानी कि इसको टेबल की फॉर्म में लग रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्क्राइबिंग द ऑल द वेरिएबल्स एंड इट्स वैल्यू। दिस इज द लीनियर अलजेब्रा, फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए तो ये अलजेब्रा यूज कर रहे हैं। जैसे डिफाइन डुप्लीकेट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे, आप प्लीज आप अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा। डुप्लीकेट मतलब हम जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से सब में से डुप्लीकेट वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या है अपने आप में, और उन सबका सम भी अगर करना चाहते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इट, दिस इज अ लीनियर अलजेब्रा। जैसे यूनिक वैल्यूज, आपने यहाँ पर डॉट यूनिक करके वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया, तो आप यहाँ पे क्या करें कि इतना सारा हजारों का डेटा है आपके पास, लाखों का डेटा है आपके पास में, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द डेटा विद द हेल्प ऑफ दिस, so this is called as linear algebra used in this। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप जो कॉमर्स करके जो वैल्यूज है उनमें कितनी वैल्यूज है इनके काउंट्स कर रहे हैं आप, तो व्हाट यू आर डूइंग इट, यू आर डूइंग इट फॉर लीनियर अलजेब्रा। ये सारी की सारी लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, आपको समझ में आ सर रहा है? बेसिकली, हाँ सर, वो ये समझ में आया कि बेसिकली जो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन जो लीनियर अलजेब्रा जो हम पढ़ते थे उसका अगर हम एक्सप्लोरेटरी डेटा पे एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो पार्ट है ये। हाँ, मतलब लीनियर अलजेब्रा स्पेसिफिकली ऐसी कोई मैथमेटिकल अलग से इक्वेशंस नहीं है, पर आप जब ध्यान से देखेंगे जो मेरी प्रोग्रामिंग है या किसी भी चीज की एनालिसिस है, और एनालिसिस में जब कोई एक्शन है तो एक्शन अपने आप में क्या है, वो अलजेब्रा का ही एग्जांपल है। लीनियर और नॉन लीनियर पे ये फर्क पड़ जाता है कि जब हम उसको सिंपल वन डायमेंशन मोड में करते हैं तो वो कहलाती है लीनियर, और जब वो टू डायमेंशन मोड में चली जाती है तो कहलाती है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर अलजेब्रा का मतलब हो गया कि जैसे सपोज कीजिए आप इसको सॉल्व कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए, मतलब आपका जो वेरिएशन है एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो वेरिएशन है, सब्स्टिट्यूशन है, हटाना घटाना जोड़ना करना, ये केवल एक ही डायमेंशन में जब चलते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स के प्रोपोर्शन में चलते हैं तो बोलते हैं लीनियर। लेकिन जब ये सर्कल की फॉर्म में चले जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल्स टू 1, अब सर्कल पे जो जो चीजें बदलेंगी वो ऑल टू डायमेंशन को कवर करेंगे तो वो नॉन लीनियर। पैराबोला पे जो चीजें बदलेंगी वो नॉन लीनियर। तो यहाँ लीनियर अलजेब्रा का मतलब होता है कि डेटा आपका कैसा है, डेटा है आपके पास में रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर देखिए ये स्क्रीन तो विजिबल है ना आपको? जी सर, दिख रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और जब आप पूछते हैं ना तो देन आई फील दैट बिल्कुल कि मैं ज्यादा अच्छे से उस चीज को बता पाऊंगा और कनेक्ट कर पाऊंगा। दैट्स ऑलवेज गुड टू आस्क। तो मेरे लिए भी मतलब अच्छा हो जाता है कि एक और डायमेंशन ओपन हो जाती है इस चीज को बताने की। अब जैसे देखिए आपने यहाँ देखा, तो काउंट रो नेम्स ये अपने आप में क्या है, ये यहाँ पर कुछ हेडर्स हैं, इन हेडर्स के रेस्पेक्ट में डेटा है। ऐसे मैंने आपको आयरिस का डेटा भेजा, आयरिस का मतलब उसमें पत्तियां हैं और पत्तियों की शेप साइज स्ट्रक्चर और लीफ वाला पार्ट है उसमें। तो अलग अलग लीव्स के हिसाब से अलग अलग उसमें जो वैल्यूज हैं, काउंट्स हैं, उनकी जो शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, पेटल टाइप की है, वो सारी चीजें उसमें आयरिस के डेटा में। ऐसे ये जो डेटा हमने उठाया हुआ है, ये डेटा भी हमने यहाँ से उठाया हुआ है, अवेलेबल है, इस डेटा की कॉपी भी मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है। और ये एक सर्टेन काइंड ऑफ डेटा कलेक्टेड है, जिस डेटा में हमारा टारगेट क्या है कि हम पर्टिकुलर रो नेम में इंटेंसिटी, कॉमर्शियल वैल्यूज किसी की, ट्रेडिशन क्या है वहां पे, मिड प्रेजेंट एक्शन क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है,
ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है। अब इन वैल्यूज का रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल सिंपल और लीनियर रिलेशन है। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि रो नेम्स कितनी है, आप काउंट कर रहे हैं इंटेंसिटी की कितनी रो है, सबकी रोज 32 है। आप फिर ये काउंट कर रहे हैं कि रो नेम्स के अंदर जितनी वैल्यूज है उनकी मीन क्या है। तो किसी भी वैल्यू का मीन कैलकुलेट करना क्या होता है, किसी वैल्यू का मीन कैलकुलेट करना एक लीनियर फंक्शन होता है। आप क्या करते हैं मीन, जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास में 10 रुपए है, 5 रुपए और 20 रुपए, तो 10, 5 और 20 इनका मीन क्या होगा, तो आप इन तीनों का टोटल करेंगे और टोटल करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लीनियर हो गया। तो आपने यहाँ पर इनका मीन निकाला, ये लीनियर फंक्शन है। आपने इनका डेविएशन निकाला, मीन से कोई चीज कितनी अलग है, मतलब कि हर किसी के पास में उस 35 का ही मीन होना चाहिए 17.5। तो आप मेरे पास 10 है तो मेरे पास 10 में से कितना अलग है, 10 में से मेरे पास 7.5 कम है। जिनके पास 25 है तो उनके मतलब पास 8.5 ज्यादा है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, डेविएशन फिर लीनियर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिनिमम वैल्यू कितना है इसका, 25% एक्सिस कितना होगा, 50% कैसा होगा। ये जितनी भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो सारी की सारी कैलकुलेशन स्टैंडर्ड है वन लीनियर डायमेंशन में, इसीलिए सबको लीनियर अलजेब्रा कहते हैं। तो ये जितना भी सम, एडिशन, डिलीट करना, यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना, रिप्लेस करना, नल वैल्यूज को देखना, ये सब के सब लीनियर एक्सप्रेशंस में आते हैं। तो जितनी कमांड्स आप यूज कर रहे हैं वो सब के सब लीनियर अलजेब्रा का ही हिस्सा। कहीं ठीक है मल्टी सर। कहीं मल्टीप्लाई भी आ गया, कहीं डिवीजन भी आ गया, तो सबके सब लीनियर अलजेब्रा का हिस्सा होते हैं। ठीक। अलग से कोई मतलब ये मान के चलिए कि लीनियर अलजेब्रा की कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो टर्मिनोलॉजी आपने अभी तक पढ़ी नहीं हो या सुनी नहीं, मतलब वही बेसिक थ्योरी लीनियर अलजेब्रा की। अब इसको हम डेटा एनालिसिस में कैसे यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। और बताइए। वेरी नाइस, अच्छा लगा, ठीक है बढ़िया सर। बढ़िया क्लास। हाँ, तो वही ऐसी प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे उसमें कि क्या प्रोबेबिलिटी है आउटकम की, तो प्रोबेबिलिटी वो भी अपने आप में प्रॉब्लम। लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी भी लीनियर अलजेब्रा है कि कोई चीज अपनी वैल्यूज की अप्रोच करने की क्या पॉसिबिलिटीज उसकी बनती है। ठीक है, वो भी लीनियर। और बताइए। इसमें सर ऐसा आ सकता है क्या एग्जाम में, मतलब कोडिंग आ जाए कि भाई ऐसा प्रोग्राम बताओ आप कि ऐसा करेंगे तो कोड उसका लिखो। नहीं, ये तो मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस कराता हूँ इसके ऊपर, ताकि अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई फंक्शन है, मैं उसकी रो नेम्स की यूनिक वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसमें कमांड सिखाई जा रही है ईडीए में, ये कमांड यूज होगी, ये कमांड यूज होगी। तो मैं तो आपको इसलिए इस पर करके दिखाता हूँ कि जिससे आपको पता चल जाए, अच्छा इस पूरे में यूनिक वैल्यू में आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। आप सोचिए इतना बड़ा डेटा है आपके पास, इतने बड़े डेटा में यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी है, तो आप आराम से निकाल सकते हो कि रो नेम में यूनिक वैल्यूज कितनी है, इंटेंसिटी में कितनी है, कॉमर्स वाले कॉलम में कितनी है, ट्रेडिशन वाले कॉलम में कितनी है, इनइक्वालिटी में कितनी है, मिड पीसेंट में कितनी है, सब निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए करके बता देता हूँ कि आप इस पर कर सकते हैं। पर एग्जाम ऐसा नहीं कहता कि एग्जाम में आपको, क्योंकि आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग थोड़ा ना होगी एग्जाम में, तो आप कॉपी पेन पेपर यूज करेंगे। और जब आप कॉपी पेन पेपर यूज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तो फिर आप सिर्फ कमांड्स ही लिखेंगे, बस कमांड्स को बताने के लिए आप डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ ये इस कमांड का मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो फाइल दी है, इस बार फाइल मैंने आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी बनाई है पाइथन में, आप लोग देखिएगा। इस फाइल के साथ ही मैंने यहाँ पर ये डिफाइन भी कर रखा है, जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पाइथन की फाइल, उसमें मैंने यहाँ थ्योरी भी दे दी है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है पाइथन में कि आप प्रोग्राम के साथ टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्टेप 1, स्टेप 2 ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा और उस स्टेप का मतलब भी समझ में आ जाएगा। ठीक। जी सर। ठीक। तो वापस से प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पे आते हैं। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में अभी तक हमने ये पढ़ा है कि होता क्या है, ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके थे, फिर दोबारा रिवाइज कर लिया। पढ़ने के बाद फिर हमने ये पढ़ लिया कि इस जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तीसरा हम इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों करना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये हमारे इतने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं कि विजुअलाइजेशन हमारा टारगेट होता है। अब प्रिंसिपल कंपोनेंट वाला जो एनालिसिस है ये कैसे करेंगे इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमारे 2 मेथड थे, पहले भी हमने पढ़े थे। उन सारे मेथड्स को वापस से रिवाइज करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आज आपने अच्छे क्वेश्चन पूछे, दैट्स नाइस। आप लोगों का फिर से 2 बजे से फिर से क्लास है, सो जी टेक ब्रेक। सर। हाँ हाँ हाँ, तो प्लीज टेक अ ब्रेक। कुछ पूछना है तो आप आगे डिस्कशन कर सकते हैं, ये सारा डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू।